नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से। भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी डाटा पैटर्न की तरफ से अभी ये अनाउंस किया गया कि उनको अभी डीआरडीओ की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसीवर्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 27 करोड़ की होने वाली है। और इसमें डाटा पैटर्न्स की तरफ से डीआरडीओ को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले आरएफ सीकर्स की फ्रंटल पोर्शन को सप्लाई किया जाएगा। डाटा पैटर्न के मुताबिक ये नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आगे चल के भारत को लैंड, नेवल और एरियल वॉरफेयर में काफी हद तक मदद करने वाले हैं और इसको आगे चल के कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक वाइड बैंड की आरएफ सीकर्स होने वाले हैं जो कि बेहतर तरीके से दुश्मन की एमिटर्स का पता लगा सकते हैं और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा पैटर्न्स का कहना है कि इससे डाटा पैटर्न को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मार्केट में अपने पैर जमाने का अच्छा मौका मिलने वाला है। और अभी डाटा पैटर्न जिन इक्विपमेंट को इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी के लिए आगे चल के सप्लाई करने वाला है, वो सभी के सभी वर्ल्ड स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट होने वाले हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। अब सबको पिछले कई दिनों से मैं बता रहा हूं कि अगले हफ्ते ही भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेके एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा सकता है और इसके लिए अभी एक ऑफिशियल नोटिस को भी फिलीपींस की तरफ से ब्रह्मोस एरोस्पेस को दिया जा चुका है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग $375 मिलियन होने वाली है और इसमें फिलीपींस की तरफ से 2 से 3 ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट को खरीदा जाएगा। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था क्योंकि पहली बार हम ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने वाले हैं और एक ऐसे देश को एक्सपोर्ट करने वाले जिसका चाइना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। अब ब्रह्मोस मिसाइल मेनली फिलीपींस को अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुरक्षित रखने के लिए मदद करने वाला है और इससे भारत की आर्कटिक पॉलिसी भी काफी हद तक मजबूत होने वाला है। लेकिन चाइना ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर भारत साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ बेहतर रिलेशन को बनाने लगता है और डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगता है तो ये सभी छोटे छोटे देश आगे चल के चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जिस वजह से अभी चाइना की तरफ से फिलीपींस को अपने तरफ खींचने के लिए लगभग $20 मिलियन की ग्रांट को सैंक्शन किया गया था, जिसमें चाइना की तरफ से फिलीपींस को रिलीफ इक्विपमेंट, ड्रोन सिस्टम, डिटेक्टर्स, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, एक्सरे मशीन, एम्बुलेंस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, फायर ट्रक, ईओडी रोबोट्स, बम डिस्पोजल यूनिट के साथ और भी कई तरह के इक्विपमेंट को सप्लाई किया गया है। अगला अपडेट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेके है। पिछले कई सालों से भारत की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि यूएई की तरफ से और कुछ गल्फ नेशंस की तरफ से अभी भारत के साथ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को हासिल करने के लिए बातचीत किया जा रहा है और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में अभी यूएई की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और इसको लेके 2021 में भी कुछ अपडेट सामने आया था। लेकिन अभी शायद ऐसा लग रहा है कि भारत की तरफ से जो उम्मीद किया जा रहा था कि हम यूएई को आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ये कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की तरफ से अभी साउथ कोरिया के साथ एक डील को फाइनल किया जा रहा है जिसकी कीमत लगभग $3.5 बिलियन होने वाली है और इसमें साउथ कोरिया की तरफ से यूएई को उनकी चेंगुन 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को सप्लाई किया जाएगा। इसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक होने वाली है और ये लगभग 15 किलोमीटर के अल्टीट्यूड तक किसी भी एरियल टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है। इसके अलावा ये मिसाइल लगभग मार्क 4.5 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है और अगर बीच में इसकी टारगेट की तरफ से कोई काउंटर मेजर सिस्टम को या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसको जैम करने की कोशिश किया जाता है तो तब भी ये इजीली जैम नहीं होने वाला और इसमें दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को काउंटर करने के लिए भी स्पेशल सिस्टम को दिया गया जो कि अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बारे में अलग अलग डिफेंस जानकारों का ये कहना है कि रेंज और परफॉर्मेंस के मामले में ये दोनों ही मिसाइल लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस को देने वाले हैं, लेकिन आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो साउथ कोरियन सिस्टम के मुकाबले यहाँ थोड़ी पुरानी थी, जिस वजह से यूएई की तरफ से भी साउथ कोरियन सिस्टम को सिलेक्ट किया गया। और ये भी रूमर है कि साउथ कोरिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये S-400 सिस्टम की टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया गया है जो कि इससे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। बस इसकी रेंज जो है वो थोड़ी कम होने वाली है, लेकिन इसकी बाकी सभी जो सिस्टम है उनको S-400 सिस्टम से इंस्पायर होकर डेवलप किया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से और अभी हम चाइनीज J-20 की बात करने वाले हैं। अब J-20 चाइना का पहला ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की तरफ से शुरू से ही इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था और इसमें कई सारे खामियां होने की बात की गई थी
और इनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो J-20 के इंजन को लेकर था, क्योंकि J-20 में पहले जिन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता था वो रशियन ऑरिजिन इंजन हुआ करते थे और वो J-20 को सफिशिएंट पावर को जनरेट करके नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से J-20 के ऑपरेशन रोल के लिए एक सवाल खड़े हो जाते थे कि किस हद तक ये बैटल में परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अगर इसकी इंजन अंडर पावर रहेगा तो ये लद्दाख या तिब्बत जैसे रीजन में सफिशिएंट पेलोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए चाइना की तरफ से अपनी खुद की एगेरो इंजन को भी डेवलप किया जा रहा था, जिसे फाइनली अभी चाइना की तरफ से J-20 में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है। और चाइनीज न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी सफलता के साथ अपनी इंडिजिनस इंजन को J-20 में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा चुका है और तिब्बत और लद्दाख रीजन में J-20 को नए इंजन के साथ टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें ये बताया गया कि ये चाइनीज इंजन अभी खराब वेदर कंडीशन में और हाई अल्टीट्यूड रीजन में और ठंडे वाले रीजन में सही से ऑपरेट कर पा रहे हैं। अब ये बात भारत के लिए एक चिंताजनक बात होने वाली है, क्योंकि अभी चाइना के पास 150 से ज़्यादा J-20 मौजूद होने की खबर सामने आ चुकी है और अगर चाइना इस नए इंजन के साथ अपनी सभी J-20 को ऑपरेट करने लगता है तो ये किसी भी टेरेन में ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि आगे चल के लद्दाख में एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करके रखने के लिए चाइना को मदद कर सकता है, क्योंकि J-20 को काउंटर करने के लिए हमारे पास रफाल ही मौजूद है, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में रफाल मौजूद नहीं है जो कि 150 के आसपास J-20 को काउंटर कर पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह कि अभी हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आ चुका है, जो कि आगे चल के चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर जेट को इंडियन एयरफेस में घुसने से रोकने की मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बीच एक MOU को साइन किया गया है, जिसमें ये आगे चल के एक डीप वाटर व्हीकल को डेवलप करने वाले हैं। अब सबको पता होगा कि पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से अपने एक डीप वाटर मिशन को लॉन्च करने का प्लान किया गया था, जिसमें आगे चल के हम लोग डीप ओशन को एक्सप्लोर करने वाले थे। लेकिन डीप सी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें ऐसे व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि समंदर की तल तक जा सकता है। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि हम पानी में जितने अंदर जाएंगे हमारे ऊपर पानी का जो दबाव रहेगा वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जिस वजह से अगर हमें पानी के अंदर जाके सी लेवल में कुछ रिसर्च वगैरह करना होगा तो ऐसे कंडीशन में हमें स्पेशलाइज्ड व्हीकल की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि डीप सी रीजन में जा पाएंगे। और ऐसे एक व्हीकल को डेवलप करने के लिए अभी इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बीच एक MOU को साइन किया गया था, जिसमें एक ऐसे व्हीकल को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए अब एक प्रिलिमिनरी डिजाइन को भी तैयार किया गया था और इस व्हीकल का नाम मस्ती 6000 रखा गया था। इस व्हीकल की खास बात यह कि ये लगभग 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता है और अपने साथ 3 क्रू मेंबर को लेके जा सकता है। इसके अलावा इसमें साइंटिफिक पेलोड भी मौजूद रहेगा, जो कि हमको बाकी रिसर्च एक्टिविटी करने में मदद करने वाले हैं। इस नए प्रोटोटाइप को अभी इसरो, DRDO और IIT मुंबई की तरफ से जांच किया जा चुका है और इस प्रोजेक्ट के लिए 2021 में गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 4077 करोड़ सैंक्शन किया गया था, जो कि आने वाले 5 सालों तक इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।